ठीक है। तो फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, चलो भाई ठीक है। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत सारे इसके एलिमेंट्स जो है वो क्लास 10th में ही कंप्लीट कर चुके हो। ठीक, क्योंकि क्लास 10th में जो तुम्हारा चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जो था वो सिर्फ और सिर्फ करंट के लिए था। मतलब कि उसमें हम लोग स्टैटिक चार्ज वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग में था नहीं, क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो उस टाइम पे देखे ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था एक वहां पे, जो भी उसमें सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल को थोड़ा सा डिटेल में बताया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ये सब चीजें वहां पे कुछ भी डिस्कस नहीं किया जाता। क्लियर। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग का फिजिक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला रहेगा, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें एक्स्ट्रा है नहीं, और ना ही बहुत ज्यादा हैवी चैप्टर है। हाँ, चैप्टर्स जो है ये तुमको थोड़ा सा लेंथी देखने के लिए मिल सकता है, सिंपल सी बात। क्लियर। हालांकि बहुत ईजी है, क्योंकि वही इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर रेजिस्टेंस को अरेंज कैसे किए जाएंगे, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, फिर पिछले वाले चैप्टर में एक बार वो पोटेंशियल डिफरेंस के मेजरमेंट के लिए मैंने बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है। क्लियर। तो डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स का अरेंजमेंट करते हुए हम लोग यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज भी फॉर्म करते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलो भाई, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले चैप्टर का ही हेडिंग लगा लेते हैं। जो थर्ड चैप्टर है ये हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट का मतलब होता है फ्लो। ठीक है, सिर्फ करंट अगर बोलते हैं तो ये हो जाएगा फ्लो। और इलेक्ट्रिक करंट अगर बोलेंगे या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट की बात करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट अगर बोलते हैं तो उसमें चार्जेस का फ्लो होता है। क्लियर। सिर्फ करंट की अगर बात किया जाए तो वो होता है फ्लो। अब ध्यान से यहाँ पे जैसे फ्लो की बात करते हैं तो फ्लो हम लोग दो टाइप से देखते हैं। एक तो स्मूथ फ्लो होता है, जैसे पानी अगर फ्लो होते हुए जाते रहेगा, तो अगर बहुत ज्यादा अमाउंट पे फ्लो नहीं हो रहा है, वाटर अगर बहुत ज्यादा अमाउंट पे नहीं है, तब कैसा बहुत धीरे धीरे फ्लो करके जाता है। क्लियर। वहीं अगर जैसे बारिश वगैरह जैसे भी होने वाला होगा, तब के केस में जो वाटर का फ्लो रहता है ये बहुत ज्यादा क्या बोलना चाहिए, टर्बुलेंट फ्लो होता है। टर्बुलेंट फ्लो बोलो या फिर डिस्टर्बेंट फ्लो बोलो, या फिर और भी बहुत सारे इसके वर्ड्स होते हैं। क्लियर। जैसे रुइनस वर्ड एक इसके लिए आता है, ठीक है, जो कि बर्बाद कर देता है। डिजास्ट्रस वर्ड एक आता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों को दो टाइप से फ्लो देखने के लिए मिलता है। एक हो जाएगा स्मूथ फ्लो, इसी को बोलते हैं स्टेडी फ्लो। क्लियर। और एक होता है इसमें से डिजास्टर फ्लो। डिजास्ट्रस या फिर इसी को बोला जाता है रुइनस। क्लियर। तो ये इस टाइप से दो टाइप के फ्लो हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। जो ये जो फ्लो है ये किसी के लिए भी हो सकता है। किसी के लिए बोलने का मतलब, अगर वाटर लेकर के चलते हैं तब के केस में वाटर करंट हो जाएगा, विंड अगर लेकर के चलते हैं तो विंड करंट हो जाएगा, वहीं अगर चार्जेस का फ्लो लेते हुए चलेंगे तो उसमें हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है इतना? ठीक। तो इसमें बेसिकली जो हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है ये है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट भी हम लोग को दो टाइप से देखने के लिए मिलेगा। एक हो जाएगा स्टेडी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, और इसमें से एक हो जाएगा डिजास्टरस फ्लो। क्लियर। एक हो जाएगा डिजास्टरस फ्लो। अब इसमें से इन दोनों को जो हम लोगों ने लिखा हुआ है, अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे बोलने से, हम लोग जो हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, कैसे कुछ भड़का देता है क्या? नहीं ना, बहुत ही स्मूथली फ्लो करके जाता है और सारे के सारे अप्लायंसेस को ऑन करता है। क्लियर। वहीं अगर बात करें जो लाइटनिंग होता है, जैसे अभी बारिश का मौसम आ रहा है, तो फिर जब पानी वानी गिरता है उस टाइम पे लाइटनिंग जब होता है, तो जो लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग को भी गिरते हुए देखिए क्या? अरे वीडियोस में तो देखे हुए रहोगे, सिंपल सी बात। तो ये जो लाइटनिंग गिरता है ये एक बार में बहुत ज्यादा अमाउंट पे इलेक्ट्रिक करंट को ये क्या करता है, सप्लाई करता है। क्लियर। तो वो जो फ्लो होता है वो डिजास्टरस फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों को उनके बारे में कुछ देखना नहीं है। हमारे सिलेबस का पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक का स्टेडी फ्लो, ठीक है, चार्जेस का स्टेडी फ्लो। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो स्टेडी फ्लो ऑफ या फिर डिजास्टरस फ्लो ऑफ ये क्या हो जाएगा, चार्जेस। ये हो जाएंगे चार्जेस। क्लियर। तो इस हिसाब से
इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग को आगे इस चैप्टर में आगे बढ़ाना है। अब जाहिर सी बात है भाई, चार्जेस अगर एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करके जा रहे हैं तो सब्सटेंसेस हमारे पास जिस हिसाब से अवेलेबल होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के चार्जेस को फ्लो करवाने वाले कैरियर्स होंगे। कैरियर्स बोलने का मतलब जो चार्ज को लेकर के जाने का क्या बोलना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होना चाहिए। क्लियर, उसी को हम लोग बोलते हैं कैरियर। तो अगला इसमें हम लोग, अच्छा इसमें कुछ लिखना है क्या? ये तो पता ही चल जाएगा ऐसे ही, सिंपल सी बात है, स्टेडी फ्लो, और बस इतना दिमाग में बैठना क्योंकि करंट दिमाग से उतर जाता है। करंट का मतलब होता है चार्ज का फ्लो नहीं, सिर्फ फ्लो। और इलेक्ट्रिक करंट जब बात करेंगे तब जाकर के वहां पे होगा ये चार्जेस का फ्लो। क्लियर? तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को देखना है इसमें से चार्ज कैरियर्स, यहां से लिखना आप चालू करना है। चार्ज कैरियर्स, क्लियर है? तो हमारे पास अगर सब्सटेंसेस की बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के सब्सटेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। एक हो जाएगा सॉलिड, एक हो जाएगा लिक्विड, और एक हो जाएगा गैस। तो टोटल तीन टाइप्स का हम लोग को यहाँ पे सब्सटेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। तो देखते हैं कि तीनों में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं ये क्या क्या होते हैं। जैसे एक हो जाएगा सॉलिड, एक हो जाएगा लिक्विड, और एक हो जाएगा गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जनरली जब हम लोग सॉलिड्स की बात करते हैं या लिक्विड्स की बात करते हैं या गैसेस की बात करते हैं, तब के केस में हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप से चार्जेस देखने के लिए मिलते हैं। तो सॉलिड्स की अगर बात करेंगे तो सॉलिड्स हम लोग को दो टाइप से देखने के लिए मिलता है। एक हो जाएगा इसमें से जिसको कि हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। और दूसरा हो जाएगा इसमें से इंसुलेटर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कंडक्टर्स, और एक हो जाएगा इसमें से इंसुलेटर। क्लियर? एक हो जाएगा कंडक्टर्स, एक हो जाएगा इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर की अगर बात करते हैं तो जैसे मान लेते हैं ये कोई सा एक मेटल प्लेट है जो कि क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा सा कंडक्टर है। तो कंडक्टर इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे कैसे बोल रहे हैं इसको ध्यान से समझना। जैसे ये तो पूरा का पूरा मटेरियल जो है ये एटम से मिलकर के बना हुआ रहेगा। तो एटम्स जो रहेंगे वो यहाँ पे पूरे के पूरे क्लोजली पैक्ड है। अब सॉलिड सब्सटेंस के हिसाब से अगर बात करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस के अगर हिसाब से बात करते हैं तब के केस में अगर वो कंडक्टर होगा, तो कंडक्टर होता है तो उसके एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे, इसके एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं ये फ्री होते हैं। फ्री बोलने का मतलब बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ में। ये अगर थोड़े से भी एनर्जी इनको प्रोवाइड कर दिया जाए तो ये अपने एटम को छोड़ करके ये बाहर जा सकते हैं। क्लियर है इतना? तो इस टाइप से अगर हम लोग सॉलिड कंडक्टर्स की बात करेंगे तो सॉलिड कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर्स होते हैं या फिर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं ये हो जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? और वहीं अगर इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा टाइटली बाउंडेड होते हैं। बोलने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम को छोड़ करके बाहर ही नहीं निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर नहीं जाएगा तब के केस में नो चार्ज कैरियर, नो चार्ज कैरियर्स। क्लियर है इसमें? क्लियर। नेक्स्ट, लिक्विड्स की अगर बात करते हैं तो लिक्विड्स में भी सेम कुछ लिक्विड जो होते हैं जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ करेंगे, और कुछ लिक्विड जो रहते हैं वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ नहीं करेंगे। जैसे प्योर वाटर अगर लेते हैं तो प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। लेकिन वहीं अगर हम लोग सॉल्ट के अगर उसमें से 2 चम्मच डाल दिया जाएगा तब के केस में फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना चालू हो जाएगा। और अभी अभी हम लोगों ने केमिस्ट्री के चैप्टर में भी देखा हुआ था कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस में बेसिकली ऐसे सब्सटेंस जो कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो लिक्विड्स के केस में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलने का मतलब नहीं होता क्या है इलेक्ट्रोलाइट? नहीं, इलेक्ट्रोलाइट वो मटेरियल होता है जो किसी लिक्विड में जब उसको डिसॉल्व किया जाए या किसी एक सॉल्वेंट में जब उसको डिसॉल्व किया जाए, बेसिकली वाटर ही लिया जाता है, तो उसमें इसके जो आयंस होते हैं ये डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे पानी में अगर HCl अगर डालेंगे तो वो H+ और Cl- बना लेगा।
पानी में अगर NaCl डालेंगे तो वो Na प्लस और Cl माइनस बना लेगा। तो इस हिसाब से वो सब्सटेंस जो किसी भी एक सॉल्यूशन में अपने अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो रहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड्स में जनरली कौन चार्ज कैरियर हो जाएंगे? जनरली लिक्विड्स में किस टाइप के लिक्विड्स में चार्ज कैरियर देखने के लिए मिलने वाले हैं बोलने से? तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। एग्जांपल्स में अगर देखना चाहें इसमें तो जैसे हम लोगों ने अभी अभी देखा हुआ था, एक तो Zn, एक तो क्या लिए हुए थे? ZnSO4 लिए हुए थे, एक CuSO4 लिए हुए थे। तो CuSO4 में SO4 माइनस जो है ये क्या है? चार्ज कैरियर है। Cu प्लस जो है वो क्या है? चार्ज कैरियर है। वैसे ही ZnSO4 अगर लेते हैं तो जिंक उसमें क्या हो जाएगा? चार्ज कैरियर हो जाएगा। SO4 चार्ज कैरियर हो जाएगा। वहीं अगर वाटर में NaCl लेते हैं तो सोडियम प्लस आयन, क्लोरीन माइनस आयन, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे। ठीक है, Na प्लस Cl माइनस SO4 ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? चार्ज कैरियर्स। तो क्या है ये सारे के सारे? आयंस। तो लिक्विड्स के केस में क्या चार्ज कैरियर होता है? आयंस। ठीक है। अब गैस जनरली जनरली क्या होंगे? ये इंसुलेटर्स, जनरली ये इंसुलेटर्स होते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको लो प्रेशर में रखते हैं तब के केस में ये जो गैसेस रहते हैं ये आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, आयनाइज जब हो जाएंगे तो बोलने का मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, अब ये एटम ना होकर के या फिर मॉलिक्यूल्स ना होकर क्या बना लेंगे? आयंस बना लेंगे। और जैसे ही आयन बना लेंगे तो आयन जो रहता है ये चार्ज कैरियर होता है। क्लियर? तब के केस में ये क्या कर पाएंगे? चार्ज कर पाएंगे। तो जनरली ये इंसुलेटर्स होते हैं। इन केस ऑफ, ये ऐसे लिखते हैं, व्हेन gases placed in low pressure get ionized and these ions are responsible for charge flow। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इतने में से चार्ज कैरियर्स। हो गया? ठीक। तो अब यहां से हम लोगों ने तो ये देख लिया कि चार्ज कैरियर्स होते क्या क्या है। हालांकि इनके बारे में डिटेल डिस्कशन तो अभी हम लोग को करना नहीं है, सिर्फ चार्ज कैरियर्स इतना ही देखना था। हम लोग को बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स देखना है जो कि चार्ज को फ्लो करवा करके लेकर के जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ था? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर इन कंडक्टर्स। ठीक है, तो कंडक्टर्स में यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चार्ज कैरियर। बट अभी इलेक्ट्रिक करंट में देखेंगे कि चार्ज कैरियर जो कंडक्टर्स में होता है हम लोग कन्वेंशनली लेने वाले हैं। तब के केस में चार्ज कैरियर वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन ना एज्यूम करके हम लोग पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं। ठीक है, मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो रहेगा ये पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा होगा उधर लिया जाता है। क्लियर? ठीक, चलो भाई, तो ये हो जाएगा इतना। इसके बाद अब हम लोग इसमें से देखने वाले हैं सीधा हमारा टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला होगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो थोड़ा सा इसको अभी स्पीड में निकालते हुए चलेंगे जितना समझ में आएगा। इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट बोलने का मतलब होगा क्या? जब भी चार्जेस का फ्लो किसी भी एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन बोलने का मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये एक मैंने कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर लिए, कंडक्टर में ये मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, तो ये जो सर्कल का एरिया आएगा ये क्या हो जाएगा? इसका एक, ये हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब मैं इसमें जब चार्जेस फ्लो करवाना चालू करूंगा तो इस क्रॉस सेक्शन को, मतलब इस सर्कल को, यूनिट टाइम में कितने सारे चार्जेस पास होकर के निकल जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो हो क्या जाएगा? ये द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू
थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर या थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो होगा बेसिकली आई इज इक्वल टू, हम लोग इसको क्यू मतलब चार्ज डिवाइड बाई टाइम, चार्ज डिवाइड बाई टाइम बोलने का मतलब चार्ज यूनिट टाइम में कितना फ्लो होकर के जा रहा है, इसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। क्लियर? इसके अगर यूनिट की बात करते हैं तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, या फिर इसी को हम लोग लिखने वाले हैं एम्पियर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका यूनिट, ऐसा यूनिट। ठीक, अब इसमें से कभी कभी होता क्या है कि ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है ये अलग अलग टाइम पे अमाउंट ऑफ जो चार्जेस रहेगा इसका वैल्यू भी अलग अलग हो सकता है। तब के केस में टोटल, मतलब कि टोटल तो नहीं, एवरेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर एवरेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हम लोग को यहाँ से देखना रहता है। तो एवरेज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस देखेंगे, बोलने का मतलब क्या हो जाएगा कि एवरेज फ्लो ऑफ वहां पे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से एवरेज करंट, एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है चेंज इन फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, मतलब डेल क्यू डिवाइड बाय डेल टी। ठीक है, क्लियर? तो ये हो जाएगा एवरेज के लिए। जब भी एवरेज लिखा जाता है तो यहां से हम लोग को इंस्टेंटेनियस का भी एक पैटर्न होता है लिखने का, तब के केस में इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, और यहां से ये हो जाएगा डेल क्यू डिवाइड बाई डेल टी, और इक्वल टू इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। और इंस्टेंट टाइम पे जो ये करंट यहां से आ रहा है इसको हम लोग बोल देंगे डी आई भाई। स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा करंट स्मॉल आई फ्लो करके जा रहा है। अब इस केस में ये जो चार्जेस थे, चार्जेस तो इसमें से फ्लो करके जा रहा है। इंस्टेंट टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पे छोटा सा ही चार्ज फ्लो करके जाएगा। तो किसी एक इंस्टेंट टाइम में एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने वाले चार्जेस, अगर वो चार्जेस का जो फ्लो है ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो रहा होगा, तब के केस में फ्लो ऑफ चार्जेस को यहां से कैसे निकाला जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, आई डी टी। यही हो जाएगा, dt को इधर ले आए, आई डी टी, दोनों साइड में जब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तब के केस में अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यहां से मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आई डी टी। क्लियर? लिमिट लेना रहा तो लिमिट इसमें ऊपर नीचे ले लेंगे भाई फिर। तो ये अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आई डी टी। इसमें इसको ले सकते हैं T1 और T2 करके लिमिट। हो गया? हो गया? ठीक, तो इतने में से हम लोगों ने देख लिया कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, ये सारा। ये अब तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं जैसे एवरेज करंट या पिछले में भी देखे हुए थे, एवरेज वेलोसिटी फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेम कॉन्सेप्ट से निकाला जाता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सिंपल। ठीक है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा dx बाई dt। तो बस इतना था इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के। जैसे कभी कभी डिफाइन करने के लिए आ सकता है 1 एम्पियर। तो किसी भी वैल्यू का या फिर जैसे यूनिट का अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आता है 1 वोल्ट का, 1 एम्पियर का, 1 जूल का, तो ये सारे के सारे डेफिनेशन जो है ये बहुत इजी तरीके से बनते हैं। जैसा दो इसमें से तीन चीजें हैं, एक तो फॉर्मूला, दूसरा उसका डेफिनेशन, तीसरा उसका यूनिट। ठीक है, तीनों में से अगर एक भी चीज पता है, हाँ, तो उस क्वांटिटी के बारे में पूरा डिटेल अपने से भी बना बना करके लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। ये 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर का वैल्यू कब आएगा, जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने आई इज इक्वल टू क्या लिया हुआ है, क्यू डिवाइड बाई टी लिया हुआ है। ठीक है, आई को हम लोग किस में नापते हैं, एम्पियर में। तो अगर इसको हम लोग 1 एम्पियर का करंट लेते हैं,
ठीक है, तो इधर का वैल्यू 1 कब आएगा, जब ये चार्ज का भी वैल्यू 1 कूलम का हो और टाइम का भी वैल्यू कितना 1 सेकंड का हो। ठीक है, अब इसी से बनाएंगे हम लोग 1 एम्पियर का डेफिनेशन। हो क्या जाएगा, जब किसी भी एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज पास होता है, तब के केस में उस करंट के वैल्यू को हम लोग कितना बोलेंगे, 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, तो लिखेंगे इस पे अ करंट इज सेट टू बी a current is said to be 1 ampere. A current is said to be 1 ampere if 1 coulomb charges या charge, if 1 coulomb charge is flown through the cross section of a conductor, the cross section of a conductor in 1 second, in 1 second. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, the current is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge is flown through the cross section of a conductor in 1 second. 1 सेकंड में जो यहाँ से चार्ज फ्लो करके जाएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे 1 कूलम का, सॉरी 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट। ये लिख लेना, ये क्लियर है, ये लिख लेना बाजू नीचे में। चलो भाई, तो इतने में से हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है, क्योंकि ये सारे चीजें पिछले वाले क्लासेस में पढ़े हुए थे, तो बहुत ही शॉर्ट में निपटा दी। इसमें कुछ डाउट है इतने में? इतने में अगर कुछ डाउट है तो पूछ ले, फिर यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं है, बन जाएंगे सारे चीजें, ठीक। बस अब हम लोग देखेंगे इसमें कि टाइप्स ऑफ करंट्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ करंट, जनरली इसके बारे में हम लोग तो पहले भी पढ़े हुए थे, फिर भी एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। करंट की अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली दो टाइप से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है, इसको बोला जाएगा डीसी। और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, इसको बोला जाएगा एसी। ठीक है, इसको बोला जाएगा एसी। अब डायरेक्ट करंट जो रहता है, ये भी दो टाइप से देखने के लिए मिलते हैं। एक हो जाएगा रेगुलर, ठीक है, रेगुलर या फिर कांस्टेंट। ठीक है, और दूसरा यहां से आ जाएगा इरेगुलर या फिर वेरिएबल। इरेगुलर या फिर वेरिएबल। अब इसके बारे में जो हम लोग को देखना है, डायरेक्ट करंट हम लोग उसको बोलते हैं जब करंट अपना पोलैरिटी चेंज नहीं करता है। ठीक, पोलैरिटी बोलने का मतलब जैसे ऐसे समझना, जैसे मान लेते हैं कि यहां पे हम लोग करंट ड्रॉ करते हैं, एक काम तो वेट, जैसे अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो यहाँ पे दो पोल्स होते हैं। दो पोल्स बोलने का मतलब एक हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ, एक हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ। इस लाइन से ऊपर गया तो पॉजिटिव गया, इस लाइन से नीचे आया तो नेगेटिव में आया। दूसरी बात, जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे दो वायर लिया हुआ है, हालांकि हम लोगों को इसको मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ना है, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ना है। एक बार जैसे मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पे दो वायर लिया हुआ है और इसमें से हम लोगों ने करंट फ्लो करवाना चालू किया। अगर करंट एक बार इसमें फ्लो हुआ, दोबारा इसमें फ्लो हुआ, फिर इसमें फ्लो हुआ, फिर मतलब अल्टरनेट, एक बार एक टर्मिनल से, दूसरे बार दूसरे टर्मिनल से, जब इस टाइप से वो चेंज करता है तो इसको बोलते हैं पोलैरिटी चेंज कर रहा है। क्लियर है, और इस टाइप के करंट को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसका अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो इसका ग्राफ प्लॉट होता है ऐसे, कभी एक बार जाएगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक बार जाएगा ये नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ऐसा करंट जो अपना पोलैरिटी चेंज करता है,
इसमें क्या लिखेंगे, विच चेंजेस इट्स पोलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। और इसमें नो चेंज इन पोलैरिटी, डायरेक्ट करंट में ये हो जाएगा नो चेंज इन पोलैरिटी, इसमें पोलैरिटी में कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। अब अगर रेगुलर करंट है, क्लियर, तो रेगुलर करंट जो रहेगा ये ऐसे सीधा निकल जाएगा, ये ऐसे सीधा निकल जाएगा, ठीक, मतलब ऊपर से सीधा निकल जाएगा। और कांस्टेंट, कांस्टेंट जा रहा मतलब स्ट्रेट लाइन इसमें से मिलने वाला होगा, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में उतरा नहीं है। दूसरा, अगर हम लोग ये वेरिएबल या फिर इरेगुलर करंट की बात करते हैं या इरेगुलर डीसी करंट की बात करते हैं, तो ये अलग अलग टाइप से बनने के लिए मिलता है। जनरली 2-3 टाइप के ग्राफ देखने के लिए मिलते हैं, एक ही ग्राफ में सारा कुछ प्लॉट किया जाता है। ध्यान से, एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये मान लेते हैं, ये बोलने का मतलब ऊपर जा रहा है ये, ठीक, तो ऊपर जब जाएगा ये, तो ऊपर के साइड में ये क्या हो रहा है, अगर ये ऐसे सीधा जाता तो कांस्टेंट फ्लो होता, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेरिएबल है भाई, सीधी सी बात है। ये जो ऊपर नीचे वेरिएबल हो रहा है, बोलने का मतलब ध्यान से, इसका ये साइड है पॉजिटिव और लाइन के नीचे हो जाएगा नेगेटिव, तो दोनों ही ग्राफ में से कोई सा नीचे उतरा है क्या, नेगेटिव डायरेक्शन, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो बोलने का मतलब इनके जो पोलैरिटी है ये चेंज नहीं होगा, इसमें क्या चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है। क्लियर है, इसमें पोलैरिटी चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड। अब देखते हैं इसमें से, इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या हो रहा है, नो चेंज इन पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड। क्लियर, इसमें क्या हो जाएगा, नो चेंज इन पोलैरिटी बट चेंज इन मैग्नीट्यूड। बट चेंज इन मैग्नीट्यूड। और जो थर्ड है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट में क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें चेंज इन पोलैरिटी, सिंपल। चेंज इन पोलैरिटी, हो गया, ठीक। अब जो हम लोगों ने इधर करंट के लिए फॉर्मूला देखा हुआ था कि करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, कभी कभी होगा क्या यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होकर के गए क्रॉस सेक्शन एरिया को, ये इंफॉर्मेशन पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है इस वाले फॉर्मूले से। तो इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंड करने का बोलने का मतलब ये है कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, आई इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी है। और पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी था, बोलने का मतलब पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने वहां पे चार्जेस का देखा हुआ था, Q इज इक्वल टू एन ई होता है, पहले वाले ही मतलब कि जो चार्जेस का प्रॉपर्टी था उसमें ही देखे हुए थे। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एन ई और डिवाइड बाई टी। तो यहाँ से आई का एक और फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा एन ई डिवाइड बाई टी। एन जो है ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई जो है ये हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और टाइम तो ये पता ही चल जाएगा भाई फिर। क्लियर, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके फिर हम लोगों को यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास हो रहे हैं ये भी फाइंड आउट करने के लिए कभी कभी दे दिया जाता है। तो ये वाले फॉर्मूले को भी अच्छे से याद रखना, दोनों को ही याद रखना है। क्लियर है, दोनों को याद रखना है। अब अगर इसमें से कुछ फैक्ट्स की अगर बात करते हैं तो अब क्या हो रहा है कि बोर्ड जो है वो थोड़े से क्वेश्चन का लेवल अप कर दे रहे हैं। क्लियर, तो अब हम लोग को कुछ फैक्ट्स वगैरह भी साथ में लेते हुए चलना पड़ेगा। हालांकि इन सब चीजों के बारे में मैंने पिछले वाले क्लासेस में मतलब पिछले साल तक मैं नहीं करवाता था, बट जिस हिसाब से बोर्ड अपना पैटर्न चेंज कर रहा है और जिस हिसाब से क्वेश्चन दे रहा है, तो इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन का नया यूज करने का हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा ही होगा भाई। तो जो भी नए फैक्ट्स मिलते हुए चलेंगे उसको भी साथ साथ में लिखते हुए चलना। अब नोट करके लिख लेना, कुछ फैक्ट्स है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब बोलने का मतलब एक ट्यूब रहता है, एक ट्यूब रहता है उसमें आयंस होने वाले रहेंगे, ऐसे समझ लो, ठीक है। एक ट्यूब रहेगा जिसमें आयंस होने वाले रहेंगे, इसी को हम लोग बोल देंगे डिस्चार्ज ट्यूब।
तो जैसे मान लेते हैं एक ट्यूब ले लिया, उसको पूरा का पूरा बंद कर दिया, अंदर में कुछ एक गैस भर दिए, गैस भर, वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वगैरह तो पिछले साल में देखे हुए थे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, अरे कैथोड रे ट्यूब नहीं लिए हुए थे क्या उसमें से? ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के लिए इस टाइप का ट्यूब लिया जाता है, फिर इसमें से एक वैक्यूम पंप यहाँ पे फिट किया जाएगा, और यहाँ पे ये प्लेट्स लगाए जाते थे, इस टाइप का सेटअप। फिर धीरे धीरे करके यहाँ से वैक्यूम क्रिएट किया, मतलब यहाँ के अंदर के मटेरियल को बाहर निकाला जाता है, तो ये एक डिस्चार्ज ट्यूब बन जाता है। क्लियर है? तो डिस्चार्ज ट्यूब जो होता है, इसमें बेसिकली होगा क्या, जैसे नोट में, फॉर अ डिस्चार्ज ट्यूब, सिर्फ ज्यादा समझने का नहीं है, यहाँ पे बस फैक्ट को दिमाग में बिठाना है कि अगर क्वेश्चन में आ गया तब के केस में हम लोग को उसका सॉल्यूशन करना कैसे होगा। फॉर अ डिस्चार्ज ट्यूब, फॉर अ डिस्चार्ज ट्यूब, अब जैसे मान करके चल कि किसी भी एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में कोई सा गैस मटेरियल भरा पड़ा है, अगर हम लोग उसमें से, जैसे अभी लास्ट में लिखे हुए थे कि गैसेस को अगर हम लोग लो प्रेशर में रखते हैं तब के केस में वो आयनाइज हो जाते हैं, आयनाइज अगर होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब जैसे मान करके चलते हैं कि यहाँ पे एक डब्बा है, यहाँ पे मैंने एक प्लेट लगा दिया, यहाँ पे मैंने एक प्लेट लगा दिया, अब अंदर में मान ले कोई सा भी एक, अंदर मान लेते हैं कि कोई सा भी एक जो गैस है भरा हुआ है। क्लियर? अब जब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको प्रेशर को इसका डाउन किया जाएगा, लो किया जाएगा, तब के केस में एक तो मटेरियल जो रहेगा वो M+ आयन बना लेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से बाहर निकल आएगा। क्लियर? तो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, अब ये मान ले कोई सा गैस होगा, तो गैस अगर होगा तब के केस में उसके मॉलिक्यूल्स भाग सकते हैं कि नहीं भाग सकते हैं? सिंपल सी बात है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है इधर भागना चालू करेंगे, और मेटल का आयन जो है या फिर मटेरियल का जो आयन है वो इधर भागना चालू करेगा। इस केस में यहाँ पे दो चार्ज कैरियर्स हो गए, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज जो भी पार्टिकल रहेगा वो। क्लियर? तो इस केस में अगर हम लोग करंट का वैल्यू निकालते हैं, I इज इक्वल टू, अगर इस केस में निकालेंगे फॉर अ डिस्चार्ज ट्यूब, तो फॉर अ डिस्चार्ज ट्यूब करंट इज इक्वल टू इसमें से NE बोलने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्लस NP बोलने का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। क्लियर? और इसी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे E डिवाइड बाई T, मतलब ये NE डिवाइड बाई T था, तो N के जगह पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले रहे थे। और कौन से कंडीशन में, जब हम लोग यहाँ पे एक मटेरियल यूज कर रहे हैं या कंडक्टर यूज कर रहे हैं। अब कंडक्टर जब यूज करेंगे, मान लीजिए कॉपर का कंडक्टर है, मान लीजिए कॉपर का कंडक्टर है। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? सॉल्ट ब्रिज बताया था ना, तो उसमें हम लोग देखे थे कि उसमें हम लोग सॉलिड का यूज क्यों नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कॉपर का कंडक्टर है, यहाँ पे जैसे कॉपर के पूरे एटम्स जो है ये भरे पड़े हैं। अब अगर हम लोग इसको किसी भी टाइप से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल कर भागना चालू करेंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पे अंदर में, कॉपर प्लस आयन। ठीक है? कॉपर प्लस आयन इधर से उधर मूव होगा क्या? कॉपर प्लस आयन इधर से उधर मूव होगा क्या? नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है। क्लियर? क्योंकि वो आयन जो बना हुआ है वो पहले एक एटम ही था, उस एटम का बस इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो फिर वो क्या बन गया वहां पे, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन चुका है। ठीक है? तो ये जो आयन एक सॉलिड फॉर्म में है, ये फ्लो करके नहीं जा सकता, लेकिन अगर यही गैस के फॉर्म में रहेगा तो ये फ्लो हो सकता है, क्योंकि इसके जो एटम्स रहेंगे ये अब सेपरेट हो जाएंगे, मतलब इंडिविजुअल बन जाएंगे। क्लियर? और इंडिविजुअल एटम आराम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकता है। तब के केस में, डिस्चार्ज ट्यूब के केस में, चार्ज कैरियर्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी और पॉजिटिव आयंस भी। तो फॉर अ डिस्चार्ज ट्यूब, चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। क्लियर? और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक? ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हैं, जैसे ये पहला एक पॉइंट, तो ह्यूमन बॉडी की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू 0.015 एम्पियर, इतने वैल्यू तक का हम लोग इलेक्ट्रिक करंट झेल सकते हैं। मतलब इतने वैल्यू तक का इलेक्ट्रिक करंट हमारे लिए, मतलब कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा। इससे ज्यादा अगर होना चालू होता है तो हमारे लिए फिर वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। क्लियर? तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी का एक कैपेसिटी ही मान ले कि इतना ही हम लोग करंट झेल पाएंगे उसमें से। क्लियर?
हो गया बस। तो इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के हम लोग को इतना ही देखना था। अब इससे रिलेटेड कुछ दो चार न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी लेवल के हैं, उसको पहले खत्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आगे। आगे बोलने का मतलब अब हम लोग देखेंगे कि ये जो चार्जेस होते हैं किसी भी एक कंडक्टर के इनसाइड में, ये एक्चुअली में ये फ्लो करते हुए जाएंगे कैसे, ठीक है, उनका वेलोसिटी क्या होगा, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएंगे या फिर वेरिएबल वेलोसिटी से जाएंगे। अगर वेलोसिटी वेरिएबल होता है तब के केस में वहां पे एक्सीलरेटेड मोशन हो जाएगा, अगर वेलोसिटी वहां पे कुछ चेंज होगा तभी जाकर के एक्सीलरेशन लगने वाला होगा वहां पे, ठीक। तो यहाँ पे जो मोशन रहता है ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है, बहुत ही डिफरेंट टाइप का होता है। एक पॉइंट छूट गया यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एक्चुअली में किस टाइप का, मतलब कि वेक्टर या फिर स्केलर किस टाइप का ये क्वांटिटी होता है, ये कभी कभी पूछा जाता है। तो ध्यान से यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, या फिर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, जो लिखना चाहो। इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, क्लियर। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन जो है बेसिकली हम लोग को इसको कन्वेंशनल डायरेक्शन लेना है, ठीक है। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ आई, आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसको बोलने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी से पहले ही इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवरी हो चुका था, क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवरी से पहले ही इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवरी हो चुका था। तो जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे तो कैसे जानेंगे कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं चार्ज को कैरी करके जाएंगे। तो इसके लिए पहले के टाइम पे अगर क्लासिकल इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो उस टाइम पे पुराने जमाने पे लोग जो थे ये इलेक्ट्रिक करंट को पॉजिटिव चार्ज का फ्लो मानते थे, क्लियर। तो बहुत टाइम से ये चलते हुए आ रहा था। तो कन्वेंशनल ये थ्योरी है, कन्वेंशनल थ्योरी बोलने का मतलब जो चलन में है, ठीक है। तो बहुत टाइम से ये चलते हुए आ रहा था। तो फाइनली हम लोग ये एज्यूम कर लिए कि जो चार्ज फ्लो हो जाएगा ये क्या, कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब डिटेल में तो हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे में देखेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये कोई सा कंडक्टर हो गया, ये कोई सा कंडक्टर हो गया, इसको अगर हम लोग किसी एक बैटरी के सोर्स से कनेक्ट किए तब के केस में इसमें जो फ्लो ऑफ, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, तब के केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो इधर आएगा, क्लियर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इधर आएगा तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो रहेगा, आई का जो फ्लो होगा वो हम लोग किधर मानेंगे, सामने की तरफ, ठीक है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, सॉरी अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अगर ये बोला जाए तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आ गया इतना समझ में। तो अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बोलने का मतलब इसका डायरेक्शन तो फिक्स हो गया। इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्लियर। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है तब के केस में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बन जाएगा अब ये, क्लियर। तो जब ये यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो इसका डायरेक्शन तो हमको पता चल गया। बोलने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो रहता है इसके पास डायरेक्शन होता है, इसके पास डायरेक्शन होता है। और जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करते हैं तो भाई उसका मैग्नीट्यूड भी तो होगा, वैल्यू भी तो होता है। 2 एम्पियर का करंट, 3 एम्पियर का करंट, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं तो हम लोग उसको कैसा क्वांटिटी बोलते हैं,
वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक करंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। क्लियर? तो क्या लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट it is a scalar quantity। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। रीजन, अब रीजन क्या है, एज डू नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन। डू नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन। अब ध्यान से, जैसे मान करके चलते हैं कि यहां पे हम लोगों का एक वायर ये हो गया, ठीक, एक वायर मान लेते हैं ये हो गया, ये दोनों वायर हो गए। दोनों वायर्स मिलने के बाद फिर यहां से इसका जो इलेक्ट्रिक करंट है ये फ्लो ऐसे एक काम करते हैं, एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया। यहां से मान लेते 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट आया, यहां से मान लेते 3 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट आया। तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो यहाँ से होने वाला रहेगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ से नेट फ्लो यहाँ से 3 + 2 यहाँ से ये 5 एम्पियर होता है। क्लियर? लेकिन जब ये वेक्टर हो, अगर ये वेक्टर होता तब के केस में इसका एडिशन जो है ये वेक्टर एडिशन होता। और वेक्टर एडिशन हम लोग कैसे करते, मान लेते हैं ये हो जाएगा x और इसको अगर मान लेते हैं y, तब के केस में इसका रिजल्टेंट जो है ये कैसे आएगा, √x² + y² + 2xy cos थीटा, यहां से आता। क्लियर? और यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 और 2 जब लेंगे और इन दोनों के बीच का एंगल लेंगे यहां से, तो दोनों के बीच का एंगल सारे वैल्यूज पुट करने के बाद इसका वैल्यू 5 एम्पियर आएगा क्या, नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। क्लियर? वेक्टर एडिशन को ये फॉलो ही नहीं करता। तो जब ये वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो ही नहीं करता, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एक्चुअली में स्केलर भी नहीं होता है। क्लियर? एक्चुअली में स्केलर भी नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी बोलने का मतलब ये वेक्टर नहीं है और ना ही स्केलर है, ये वेक्टर का प्रॉपर्टी भी दिखाएगा और स्केलर का भी प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो इसके बीच का एक होता है ये टेंसर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, प्रेशर हो गया, जैसे प्रेशर जो रहता है वो भी एक टेंसर क्वांटिटी होता है। प्रेशर का भी क्या होता है, एक तो क्या बोलना चाहिए, डायरेक्शन भी होता है और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन बोलने का मतलब प्रेशर किधर फ्लो होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ प्रेशर का फ्लो होता है, सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो उसका डायरेक्शन तो होता है बट उसका मैग्नीट्यूड नहीं होता। तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगा, एक टेंसर क्वांटिटी हो जाएगा। बट तुम्हारे बुक में या एग्जाम के बेसिस पे तुमको टेंसर क्वांटिटी कभी नहीं आने वाला, फिलहाल तो अभी तो नहीं आने वाला। क्लियर? अभी अगर आएगा तो भी स्केलर वेक्टर, अगर मान लेते हैं कि वेक्टर स्केलर टेंसर तीनों ही तुम्हारे ऑप्शन में रहा और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया, तब के केस में टेंसर लगा देना। क्लियर? बाकी ये नहीं आने वाला क्योंकि ये थोड़े से हाई लेवल में इसको हम लोग देखते हैं। और तुम्हारे में जब भी आएगा तो इसको मान करके चलना कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। बन जाएगा अब ये? क्लियर? ठीक है भाई, इसमें से कुछ लिखना है तो जल्दी नोट डाउन कर लेना, फिर क्वेश्चन पे उतरेंगे। तो अब हम लोगों को यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स देखने हैं, बहुत ही इजी लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं, नया कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं। फॉर्मूला यहाँ पे कितना देखा हम लोगों ने, सिर्फ दो, I = Q/T और दूसरा I = NE/T। क्लियर है? और एक और देखे हुए थे, हालांकि वहां से क्वेश्चन रेयर है, रेयरली ही पूछा जा सकता है, डिस्चार्ज ट्यूब वाला। क्लियर? और बाकी सब क्वेश्चन जो है बस उतने से ही कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते जरूर है भाई, पहले ही बता रहा हूँ। फिजिक्स में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और पिछले साल से थोड़ा सा लेवल अप करके दे रहा है। अगर थोड़ा भी ढील ढाल किए फिजिक्स में खास करके, हाँ, तो भाई गारंटी है क्वेश्चन छूटेगा। और सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे अच्छे खासे स्कोरिंग कर लोगे बोलोगे, कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिजिक्स में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स दे रहे हैं आजकल। एक तो डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा दे नहीं सकते, तो मोस्टली कोशिश किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चन में ही सारे के सारे, मतलब मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स दे दिए जाए। क्लियर? ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में ही मोस्टली न्यूमेरिकल्स दे दिए जाए। अब देखते हैं इसमें से न्यूमेरिकल्स जो है ये किस टाइप से बनने वाले होंगे। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। पहले ये वाले क्वेश्चन एक बार रीडिंग करना, क्या बोल रहा है,
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर सो दैट द कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर का ये करंट कैरी करना चाहिए, ये बोल रहा है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, सारे वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? I इज इक्वल टू 1 एम्पियर दे दिया, और क्या बोल रहा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। E का वैल्यू हमको पता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, टाइम, टाइम कितना बोल रहा है? पर सेकंड, पर सेकंड बोलने का मतलब 1 सेकंड। ठीक है, तो यहां से टाइम इज इक्वल हो जाएगा 1 सेकंड का वैल्यू, बस सारे वैल्यूज पुट कर देंगे। आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन ई डिवाइड बाई टी। वैल्यू किसका निकालना है? एन का। ठीक, तो यहां से आई का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 1 एम्पियर, तो ये 1 एम्पियर। टाइम का वैल्यू यहां से ले आते हैं 1 सेकंड। एक काम करते हैं, एन का वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और डिवाइड बाय 1 सेकंड। तो ये तो खत्म हो गया। एन का वैल्यू सीधा हम लोग लिख लेंगे 1 डिवाइड बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एक ये वैल्यू रट्टा मार लेना, 1/16, 1/16 का वैल्यू रट्टा मार लेना। 1/16 अगर लिखते हैं तो 1/16 का वैल्यू आता है 0. एक काम, 1/1.6 का वैल्यू याद कर लेना। 1/1.6 का वैल्यू होता है 0.625। इतना याद करें, क्योंकि मोस्टली जगह पे हम लोग 1/1.6 का वैल्यू निकालने वाले। ठीक है, तो 1/1.6 इज इक्वल टू 0.625 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 19 माइनस नीचे में है, ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर ये प्लस 19 बन जाएगा। ठीक, अब इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 18, 8 नहीं 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इजी है, बन जाएगा क्वेश्चन। चलो भाई ठीक, तो इसी टाइप के हल्के फुल्के क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही इजी। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, जिसको कि अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। एन की जगह पे 10 टू द पावर 6 रख देंगे वैल्यू। क्रॉस सेक्शन थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1.6 मिली सेकंड। 1.6 मिली सेकंड बोलने का मतलब 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 3 सेकंड। क्लियर? उसके बाद गिवन ई इज इक्वल टू, ठीक है भाई बहुत ही इजी बन जाएगी, बना दे, ट्राई करेगी। चल इसको मैं यहां पे बना दे रहा हूं, एक बार घर में ट्राई कर लेना, बहुत ही इजी। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई डिवाइड बाई टी। आई का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाई ए का वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम डिवाइड बाई टाइम 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 3। 1.6 से 1.6 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 19 और 10 टू द पावर 9 कितना हो जाएगा? ये 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम एम्पियर। ठीक है, बन जाएगा अब। चलो भाई ठीक, सेम टाइप का क्वेश्चन, इसमें भी सारे वैल्यूज गिवन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ वायर इन 2 मिनट्स? 2 मिनट्स दे दिया। ठीक है, इफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर इज 300 मिली एम्पियर। ई का वैल्यू पता है, ठीक, ई का वैल्यू पता है, टी का वैल्यू दे दिया, आई का वैल्यू दे दिया, एन फाइंड आउट करना है, बन जाएगा अब। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़, क्या बोल रहे हैं इसमें, एक इंफॉर्मेशन अभी देंगे। क्या बोल रहा है? फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ करंट आई, ठीक है, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर ओवर अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब ये करंट का ग्राफ दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में, 10 सेकंड में ये यहां से यहां तक फ्लो होकर के गया है। ठीक, तो इसमें से जब भी ग्राफ दिया जाता है, जब भी ग्राफ दिया जाता है, एटी ग्राफ, एटी ग्राफ बोलने का मतलब आईटी, सॉरी एटी नहीं, आईटी ग्राफ, आईटी ग्राफ बोलने का मतलब करंट टाइम ग्राफ। ठीक है, ये हो जाएगा आईटी ग्राफ, इन आईटी ग्राफ।
इन आईटी ग्राफ क्या निकालने के लिए बोल रहा है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो बोल रहा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा ये, अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व। इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व। बुक में इसके कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन सीबीएसई के 2012 के क्वेश्चन 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर, ठीक है। तो अब एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व बोलने का मतलब इसके क्या क्या आ जाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। आगे इतना समझ में, बस सारे वैल्यूज पुट कर देंगे। हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस कितना है 5, हाइट कितना है 5, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 5 प्लस लेंथ कितना हो जाएगा उसका 5 और हाइट भी कितना हो जाएगा उसका 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 5। बस भाई सॉल्व करके लिख देना, ये हो जाएगा 5 5 से 25 25, ये हो जाएगा 25 25 का आधा ये 12.5 प्लस ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 37.5। क्या निकालने के लिए बोला था यहाँ पे, अमाउंट ऑफ करंट ना इतना एम्पियर, 37.5 एम्पियर। इसको लिख ले, ये क्वेश्चन दिमाग से उतर जाएगा। अच्छा, अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो बोला है ना, एम्पियर नहीं, ये तो चार्ज निकाल रहे हैं हम लोग। चार्ज में ये क्या आ जाएगा कूलम, ये क्या आ जाएगा कूलम। हो गया, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, छोटा सा है, कंप्लीट कर लेते हैं, फिर यहां तक के न्यूमेरिकल्स भी होगा, थ्योरी भी होगा। कल हम लोग चालू करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि होने वाला होगा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से लेकर के, उसके लिए फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या ये भी बताएंगे, और साथ ही साथ उसके लिए पूरा का पूरा, हालांकि बहुत ही इजी है, फॉर्मूले में भी बहुत ज्यादा, डेरिवेशन में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। क्वेश्चन एक बार पढ़ के देख, दिख रहा है कि नहीं, ठीक। तो मैं एक बार क्वेश्चन रीड करवा दे रहा हूं। करंट आई इन अ सर्किट वेरीज विथ टाइम टी एज पर रिलेशन गिवन बिलो, ठीक है। आई इज इक्वल टू 3k प्लस 2k डैश टी। क्लियर, ये दे दिया। क्वेश्चन देखना, देख कितना खतरनाक दिख रहा है, देखने के बाद पहली बार में समझ में आ गया होगा कि ये तो सॉल्व ही नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन देखना अभी ये क्वेश्चन दिख कितना खतरनाक रहा है और इसका सॉल्यूशन कितना इजी है। बोल रहा है आई इज इक्वल टू 3k और ये ले दिया, फाइंड द कांस्टेंट करंट which would send the charge equivalent to the time interval t is equal to 0 से t is equal to 4 तक के लिए। तब के केस में हम लोगों ने इसके लिए फॉर्मूला क्या देखा हुआ था, dq, मतलब ये तो वेरिएबल हो गया तब के केस में, तो dq is equals to I dt हो जाएगा। इसको हम लोग को क्या करना है, दोनों साइड में इंटीग्रेट करना है, सिंपल सी बात, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में एक चीज और इंफॉर्मेशन दिया, क्या बोल रहा है यहाँ पे, टेक कांस्टेंट k एंड k डैश एज यूनिटी। एज यूनिटी बोलने का मतलब उसका वैल्यू कितना लेना है 1, तो 1 हो गया, वो बचेगा क्या, ये i इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2t, यही बचा। बस उसको ला करके यहाँ पे रख देंगे भाई dq, और इसको इंटीग्रेट कहां करना है, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड तक, तो ये हो गया t इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड तक। dq का क्या हो जाएगा यहाँ से q इक्वल्स टू i dt बोलने का मतलब 0 से लेकर के 4, i का वैल्यू 3 प्लस 2t और ये हो जाएगा dt इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिखे बन जाएगा ना इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 3t और ये 4 से लेकर के 0 प्लस ये हो जाएगा 2t स्क्वायर डिवाइड बाई 2, बोलने का मतलब सिर्फ t स्क्वायर बचेगा, और ये हो जाएगा 4 और ये 0। ये समझ में आया, कैसे आया, डायरेक्ट लिखा हूं मैं, अच्छा यही था, देख ये समझ में आ गया। अब 2t को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पहले कॉमन आ जाएगा, और t का इंटीग्रेशन तब के केस में क्या हो जाएगा, t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक। और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये 0 से 4, सॉल्व करेंगे इसको, ये कितना आ जाएगा, ये 3
4 3 जा 12 प्लस ये टी स्क्वायर बचेगा 4 4 जा 16, कितना आ गया ये 28। क्या निकालना था? आई क्यू का वैल्यू निकाले है ना, क्यू का वैल्यू निकाले। क्वेश्चन पूछा क्या है फिर? फाइंड, अच्छा करंट निकालना है, एक स्टेप और जाएगा ये। आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू डिवाइड बाई टी। क्यू का वैल्यू 28, ठीक है, टाइम का वैल्यू 4, 4 सेकंड तक, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 7 एम्पियर का। 4 7 जा 28, 7 एम्पियर का। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं। अब बाकी क्वेश्चन जो है इसको हम लोग अब कल कंटिन्यू करेंगे टॉपिक के साथ।